OCL के 2 साल का नोट बना लिया। कितने बच्चों ने बनाया था? ज़रा दिखाना यार, वैसे ही ज़रा देखना है, एक बच्चे से ही आइडिया हो जाएगा कैसा बना होगा बाकी मतलब। नहीं, OCL का तो अब्बास लिमिटेड वाला सही है। OCL वाला कहाँ है? ये पैन पुठे क्यों चल रहे हो तुसी? मेरे ढूंढ के दो, बता दो यार को OCL का नोट ज़रा दिखा दो, क्योंकि अब्बास वाला तो हमने बनाना है, आपके सामने फॉर्मेट बना पड़ा है। पहली क्लास में ये भी बनाना पड़ता है, इसलिए 10 मिनट फिर मैं रेस्ट करके आता हूँ, क्योंकि बराबर पढ़ना भी तो मजबूरी है ना। नहीं भाई, ये नहीं, मुझे वो अलग अलग नोट चाहिए दोनों साल का। वो कहाँ है? नहीं ना, ये कैसे बनाया है? किसी ने बनाया हो भाई नोट? क्या करते रहे हैं? बड़े तसल्ली से, ध्यान से, आराम से समझाई थी। एक बात सुने, मैंने कहा था OCL वाले क्वेश्चन में ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग है। ऑफिस बिल्डिंग 2 साल का नोट हमने अकेला बना लिया था, लेकिन अब अगर दूसरे होमवर्क वाले क्वेश्चन में देखें तो वो 2 साल का नोट इकट्ठा तो बन नहीं सकता था, क्योंकि 2 एसेट्स आ गए थे। तो ऑफिस बिल्डिंग का काम तो हमने 2 साल में अलग इकट्ठा देखा हुआ था, उसको बस अलग अलग कर देना था, 2 नोट अलग अलग बनने थे। और फैक्ट्री बिल्डिंग के भी 2 ही साल के अंदर एक एक कॉलम आ जाना था। तो इस तरह से 2 नोट किस बच्चे ने बनाए हैं? एक क्यों बनाया है? मैंने होमवर्क में लिख के भेजा था 2 नोट्स बनाने। शाबाश, वेरी गुड। यही कॉपी करवा लेता हूँ ना सबके लिए। दुमें नहीं लगाई सारी? अच्छा, जगह खत्म हो गई। तो कोई बात नहीं है, अगले समय पे कर लेते और फिर तीसरे पे बना लेते। नहीं, अच्छा काम किया माशाल्लाह बच्चे ने। ऑफिस बिल्डिंग 14, ये 13, ओके। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यू हुई, फैक्ट्री को कुछ नहीं हुआ। फिर ऑफिस बिल्डिंग डिस्पोज हुई, फैक्ट्री रीवैल्यू हुई। बिल्कुल सही है, शाबाश। और कितने बच्चों ने ऐसे 2 साल के अलग अलग नोट बनाए इस तरह से? ये 1 साल का नोट है, ये इस 1 साल के नोट में फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के 2 कॉलम्स हैं और फिर टोटल है। फिर ये 13 का नोट है, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, अलग अलग कॉलम्स और टोटल। फिर 14 का नोट है, फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉलम, ऑफिस बिल्डिंग का कॉलम और टोटल। इस तरह से कितने बच्चों ने नोट बनाया है? ये बहुत कम है, बना लीजिएगा। ओके, बात यहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आपको मिल गए अब बस। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नोट नहीं करना, वो सब कुछ मैंने सॉल्यूशन में बिल्कुल सॉल्यूशन वैसा ही बनाने की कोशिश की है जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो उसको मैंने बिल्कुल भी ऑर्डर को नहीं बदला हुआ। ओहो, पिछली क्लास में तो सब नोट भी मैंने डिस्कस नहीं किया। चलें, याद आ गया। बहरहाल आपको जो वर्किंग्स नोट करनी होंगी वो एक मैं यहाँ पे करूँगा, वो नोट करनी है, वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, उसकी जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है। और एक ये एग्जाम्पल सबसे हटकर कहीं अपने रजिस्टर पे नोट कर लें। सबसे पहले बात ही यहीं से शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं अभी तक जो हमने पढ़े, तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक बार इसका बटन कहीं होना चाहिए, ठहर जाए, मैं भी यहाँ हूँ, यहाँ नहीं है। चलें, बंद हो गया बेटा। भाई मैंने आपसे कहा था डेप्रिसिएशन मेथड सेलेक्ट। स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है कि जो पैटर्न ऑफ बेनिफिट हो एसेट का, वही आपके डेप्रिसिएशन का भी पैटर्न होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एसेट से आने वाला फायदा हर साल बराबर, तो कौन सा मेथड लगा लो? एसेट से आने वाला फायदा हर साल रिड्यूसिंग। तो अब ये क्वेश्चन की तरफ आए। एक एसेट हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 जनवरी 15 को,
ठीक है जी, चलें। अच्छा, अब ये जो एसेट है 1 लाख का, रेजिडुअल वैल्यू नील है, मैंने अभी नील रख ली, चलें होती तो वो भी ले लेते। इस एसेट की यूजफुल लाइफ यूनिट्स में गिवन है। क्या मतलब? किसी ने पूछा भाई ये एसेट कितना चलेगा, मैंने कहा जी 5000 यूनिट्स, यूं भी कह सकते थे 5000 मील। क्या मतलब? एक गाड़ी है, किसी ने पूछा जी इसकी कितनी लाइफ है, तो मैन्युफैक्चरर ने कहा 5000 मील, 5000 किलोमीटर, ये भी हो सकता है ना। तो लाइफ आउटपुट के हिसाब से दे देगी। हमने पूछा ये एसेट की कितनी लाइफ है, बताया जी 5000 यूनिट अपनी सारी जिंदगी में बनाने की सकत है, औकात है इसकी, टोटल कैपेसिटी इसकी जो है वो 5000 यूनिट्स बनाना है। हमने कहा ठीक है। फिर हमें बताया गया पहले साल में 2000 यूनिट्स बनाए, दूसरे में इसने 500 बनाए, तीसरे में इसने 2500 बनाए। क्या करें? क्या ये हर साल फायदा बराबर है? स्ट्रेट लाइन तो नहीं लग सकता। क्या हर साल फायदा रिड्यूसिंग है? क्योंकि पिछली क्लास में कोई डाटा लिख दिया था, बाद में मुझे ख्याल आया कि इसको मैं बढ़ा के फिर कम भी कर सकता था। बहरहाल नजर आ रहा है रिड्यूसिंग ट्रेंड होने लगा, लेकिन फिर बढ़ गया। ना ही ये स्ट्रेट लाइन मेथड लगा सकते हैं इस पे, ना ही रिड्यूसिंग बैलेंस, क्योंकि पैटर्न ऑफ बेनिफिट ना ही सीधी लकीर वाला है, ना ही कमी की तरफ जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो आप कौन सा मेथड लगाएं? उसके लिए आया हमारे पास आउटपुट मेथड। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है ईयर 1 से ईयर 3 का। फॉर्मूला क्या है देखें, ये है फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू आउटपुट इन रेलेवेंट ईयर। क्या मतलब है इसका? मतलब देखो, लाख कॉस्ट थी, रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी, 0 थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जब 5000 किया, इसका आंसर क्या आता है जरा देखो, 1 लाख बटा 5000, 20,000 तो नहीं हो सकता, ये गए जी 20 आ रहा है, 20 रुपए पर यूनिट। क्या मतलब? जैसे ही ये एसेट 1 यूनिट बनाता है, इसकी वैल्यू 20 रुपए कम हो जाती है। ये 2 यूनिट बनाता है तो इसकी वैल्यू 40, 3 बनाता है तो 60, 4 बनाता है तो एंड सो ऑन। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट करने से हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ये देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट। एक बार ये पर यूनिट आ गया, अब जिस साल में जितने यूनिट्स बने उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस साल की डेप्रिसिएशन आती जाएगी। देखो ये पर यूनिट आ गया इनटू पहले साल की आउटपुट 2000, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस WDV मैंने उसी फॉर्मेट पे बना दी वर्किंग। मैंने कहा था हर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन ये पढ़ी है, मेथड तो ये पढ़ा है, याद है आपको? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, याद आ रहा है? कॉस्ट इनटू रेट, रिड्यूसिंग बैलेंस, अगले साल WDV इनटू रेट, मेथड। यहां पे मेथड बदल गया, बाकी ये तो वर्किंग का फॉर्मेट है। याद आ रही है बातें? कनेक्शंस मिले हुए सारे जी। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल आउटपुट, ये क्या देगा हमें? पर यूनिट डेप्रिसिएशन इनटू दूसरे साल के आउटपुट 10,000, तीसरा साल वही पर यूनिट इनटू 2500 आउटपुट 5000, एसेट खत्म, रेजिडुअल वैल्यू नील थी। ठीक है, तो हर मेथड के अंदर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना लाजमी होता है, सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस में शुरू में ही बताया था। तो देखें आज तीसरा मेथड पढ़ा तो उसमें भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हमने किया है। ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस में क्यों नहीं करते थे? उसके फॉर्मूला में ही हम उसको इनबिल्ट कर लेते थे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? आउटपुट मेथड समझ आ गया? ये एग्जांपल लिखें अपने पास, ये जल्दी से वर्किंग करें, उसके बाद फिर अब्बास लिमिटेड शुरू करते हैं। ओके, नोट हमने बनाना था 30 जून 19 का। पॉइंट 1, balances of the PPE on 30 जून 18 आर गिवन बिलो, एसेट और accumulated depreciation गिवन थे। ठीक है जी, लैंड 12,000 कर लें, थाउजेंड में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही पॉइंट्स में चला जाता है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है नाम भी, अब्बास लिमिटेड, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आगे रुपीज इन थाउजेंड्स, वो सब कुछ लिखा हुआ है। वो आपने सोल्यूशन नहीं देखना,
जब जब कहूंगा तब तब देखते रहना है, क्योंकि सोल्यूशन देखेंगे तो फिर वर्किंग, मैं तो दोबारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, सारा सोल्यूशन ना देके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बस नोट नहीं करना होगा आपको, सिर्फ देखना होगा हाँ ऐसे ही हुआ पड़ा है। तरतीब भी मैंने सॉल्व करते हुए आज यही रखी थी पिछली क्लास में, ताकि वो सोल्यूशन के साथ बिल्कुल मैच करता जाए, ठीक है। बस नोट नहीं करना आपने, सिर्फ समझना है। 12,000 बिल्डिंग, 1,25,000 प्लांट, 5 लाख इक्विपमेंट, 1 लाख टोटल का कॉलम फिल करना है, घर पे कर लीजिएगा। सुने, कभी कभी अब ऐसा भी हो जाता है, FR 2 की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे तो नोट अभी ताज़ा ताज़ा ही आया इतनी तफसील से, वो लिखना शुरू कर दिया है उसने रिक्वायरमेंट में, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये सिचुएशन हो, वो लिख दे टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर आप टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, वरना टोटल का कॉलम बनाना है, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेसली कह दे टोटल का कॉलम नहीं बनाना, तो फिर आपने नहीं बनाना, ओके, वरना लाजमी है। मैं ज़रा टाइम बचाता हूँ, बस डिस्कशन ज़्यादा हो जाए, टोटल तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, ओके। बाद में ओपनिंग लैंड की डेप्रिसिएशन कितनी है, बिल्डिंग की 1000, 300,000, 36,000, सब कुछ लिखा हुआ आपके पास, नोट कुछ नहीं करना। जो चीज़ एडिशनल होगी भी सही, उसके ऊपर काम करने वाला वो मैं वहीं पे आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। जैसे 4.1 की वर्किंग मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है, वो समझा के वही आपसे सारा नोट करवाऊंगा। रात को समझ नहीं आ रही थी कि कितना लिखूं, तो जितना आपको समझ आने के लिए ज़रूरी होगा लिखूंगा, वही आप उठा के लिख लीजिएगा, जिस लेवल तक आपको समझ आ जाए, ओके जी। उसके बाद पॉइंट 1 हो गया जी। पॉइंट 2 में क्या गिवन है, मुफ्त के नंबर गिवन है, और क्या गिवन है, लैंड के बारे में क्या कह रहा है, इधर देखो, रीवैल्यूएशन मॉडल तो बता देना, मेजरमेंट बेसिस कौन सी हैं, रीवैल्यूएशन, आगे बाकी सबकी कॉस्ट। भाई फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन एक ही बात है ना। डेप्रीसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ भी नहीं है। फिर बिल्डिंग डेप्रीसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये अभी पता नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, आउटपुट कह लें, आउटपुट मेथड, टोटल लाइफ गिवन नहीं है, इसकी भी निकल आएंगी इंशाल्लाह ये सारी चीजें। WDV मेथड, रेट गिवन नहीं है। तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना पर्चे में, ये तो मैंने आपके लिए लगा दिए, ये जैसे जैसे आते जाएंगे ये फिगर्स भी लिखेंगे, नंबर है ना। पॉइंट 1 2 ओके। पॉइंट 3, अब्बास लिमिटेड यूजेस प्रोपोर्शनेट पॉलिसी टू डेप्रिशिएट इट्स PPE, मतलब मंथली बेसिस पे करता है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब जितना इस्तेमाल होना है उतना डेप्रिशिएट करना है। तो ये ना भी लिखे तो हम ऐसे ही करते हैं, लिख दे तब भी हम इसी बात माना ही करते हैं, ठीक है जी, ओके। पॉइंट नंबर 4, ऑल द PPE all the plant and machinery pertains to factory। जाहिर सी बात है, प्लांट तो फैक्ट्री में ही होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्योंकि पेंडिंग है, इसलिए आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये बात समझ आती नहीं है, आपका कसूर नहीं होता, लेकिन जितना समझ आ जाए वो तो जहन में रख सकते हैं ना। जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेंगे तो क्लियरली हम फैक्ट्री बना के देखेंगे, फैक्ट्री का खर्चा ये होता है, एडमिन का ये होता है, सेलिंग का ये होता है, फिर वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। लेकिन अब चूंकि किसी टॉपिक में अगर थोड़ा बहुत टच आ जाए दूसरे का, तो जितना कुछ बता दिया जाए वो फिर उतना समझ के फिलहाल आगे चल सकते हैं हम। फैक्ट्री के सारे खर्चे एडमिन एक्सपेंसेस में शो होने चाहिए या सेलिंग एक्सपेंस में। फैक्ट्री के खर्चे फिर कहाँ पड़े होते हैं, फैक्ट्री की कॉस्ट में। तो फैक्ट्री की कॉस्ट कहाँ होती है, समझ तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। अब मेरी बात इतनी ही याद रख लो फिलहाल कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल में, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में। जो हेड ऑफिस वगैरह ऑफिस के खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, एडमिन में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन के सेल डिपार्टमेंट खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, सेलिंग, ठीक है। तो इतना तो याद रह जाएगा ना कि फैक्ट्री के सारे खर्चे कहाँ जाया करेंगे, ठीक है, और ऑफिस के सारे खर्चे एडमिन में, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, कहता है द ऑल ऑफ द, वैसे ही रखना यार, फिर हमारी दुनिया भी उलट जाएगी, फिलहाल मेरी उलट। ऑल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी
परटेन टू फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री की जो डेप्रिसिएशन होगी वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट, वेयर एज ऑल द इक्विपमेंट परटेन टू, इसका मतलब इक्विपमेंट की सारी डेप्शन कहाँ जाएगी, एडमिन एक्सपेंसेस में। आई कहता है भाई वो ये रख दिया करो जरा उंगली के कहाँ पे, हाउ एवर फ्लोर एरियाज ऑक्यूपाइड बाय फैक्ट्री एंड ऑफिस आर इन द रेशियो ऑफ 60-40 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आएगी वो सारी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएगी, सारी एडमिन में जाएगी, बल्कि 60% कॉस्ट ऑफ सेल में, 40%। ये इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे रहा है, अब ये याद रखिएगा, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। अगर कभी सवाल में ऐसा पॉइंट दे देगा तो हमें एक दुम नई अटैच करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल नहीं है उसके अंदर, सिवाय इसके कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम यहां निकलेंगे ना, सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी निकालें, प्लांट का जो, बिल्डिंग का जो निकलेगा, हम कहेंगे जी यूं 2 कॉलम बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन। हम कहेंगे जी ये डेप्रिसिएशन 60% कॉस्ट ऑफ सेल की, 40% एडमिन की। प्लांट की डेप्रिसिएशन आएगी, 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, एडमिन को कुछ भी नहीं, सारे की सारी कॉस्ट ऑफ सेल। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आएगी, कॉलम बने हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ भी नहीं, एडमिन में, बस दैट्स इट। यानी सिर्फ एलोकेशन को दिखाना है। अगर पर्चे में आपको नोट का कहे और साथ में इतनी सी लाइन दे दे जिससे पता लग रहा हो कि फलां डेप्रिसिएशन फलां में जा रही, तो मतलब वो चाह रहा होगा कि आप एलोकेशन का भी सब नोट बना दें। मुश्किल कतन नहीं है, आपके बने हुए नजर आएगा, आपको एंड में देख लेंगे, टाइम बचा था, वैसे पिछली क्लास में टाइम नहीं बचा था, कल देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन निकली हुई है तो उसको लिखने के लिए 2 हेडिंग्स बना के उसके अंदर ही लिखना है, ठीक है, तो सही है ना, कुछ टेक्निकल नहीं है, बस याद ये रखना होगा, वो एक बार बना लेंगे तो याद रहेगा कि ये अगर इस तरह का पॉइंट आ जाएगा तो हमने सिर्फ एक सब नोट लिख देना है। ओके, चले तो इस पॉइंट के साथ लिखें, ये पॉइंट नंबर 4 के साथ लिखें, इसके साथ यहां लिखें ना, पॉइंट 4 के साथ यहां लिखें, क्योंकि आगे फिर एक और 4 आ जाना, फिर क्या करोगे, इस पॉइंट 4 के साथ लिखें, फॉर एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन नोट। यानी ये हमने कब यूज करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एलोकेशन का नोट बनाते हो ये पॉइंट, ठीक है, उसके अलावा ये कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है, फॉर एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नोट, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 16, नो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन टुक प्लेस इन द पीरियड अप टू 30 जून 18। आपको पता है इक्विपमेंट का रेट गिवन नहीं है, तो ये डाटा हमें दिया है, इसको हम यूज करेंगे कब, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा इक्विपमेंट का, उस वक्त रेट चाहिए होगा, रेट निकालने के लिए ये डाटा यूज करेंगे। अभी तो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और ये देखते जा रहे हैं कि कब क्या चीज यूज करनी है, ठीक है। तो इतनी देर बैठ ही लूं, वैसे आपस की बात है जी। तो इस पॉइंट के साथ लिखें, फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या रेट जो भी लिखना चाहें, फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट या फॉर डेप्रिसिएशन रेट ऑफ इक्विपमेंट, ये आपको लिखवाता जा रहा हूं ना साथ साथ। जब हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके रेट की जरूरत पड़ेगी, रेट की जरूरत पड़ेगी तो ये पॉइंट उस वक्त रेलेवेंट होगा, तब तक इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। आगे चलें, 6 पॉइंट में क्या कहता है, until 30th June 18, 12,000 units had been produced by Abbas. The plant and machinery are, वो उसने डेप्रिसिएशन का ही डाटा दिया हुआ है, लेकिन किसका, प्लांट का। कैसे पता लगा ये प्लांट का डेप्रिसिएशन का डाटा है, क्योंकि उसका मेथड कौन सा है, आउटपुट मेथड, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। तो इस पॉइंट के साथ लिख लें, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, 6 के साथ लिख लें, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। ये इसलिए कहा था 2 दफा सवाल पढ़ के तीसरी बार शुरू किया करो। अब ये इतनी तफसील से नहीं लिखोगे पर्चे में, आप सिर्फ यूं भी लिख सकते थे प्लांट इक्विपमेंट, ताकि वो फौरी तौर पे जब सवाल बाद में कर रहे हो तो ऊपर देखो इस पॉइंट, वरना फिर नए सिरे से पढ़ रहे हो, फिर नए सिरे से हर बार पढ़ रहे हो, किसका प्लान, साथ साथ लिखते जा रहे हैं हम अपनी साइड पे करके, ये प्लांट इक्विपमेंट इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 7,
द बिल्डिंग्स वर पर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 14 विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11, नो एडिशन डिस्पोजल। स्ट्रेट लाइन मेथड है बिल्डिंग पे, यूज करेंगे कब? जब डेप्शन एक्सपेंस निकालने लगेंगे बिल्डिंग का, तो इसके साथ लिख लो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। नहीं, अभी तो तुम फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ही लिखोगे ना, पर्चे में सिर्फ बिल्डिंग लिखोगे। ओके जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, द लैंड हैड एक्चुअली कॉस्ट 15 मिलियन ऑन द डेट ऑफ, लाल बत्ती जल गई। ये पॉइंट पढ़ते ही ठीक है, मैं लिख सकता था रिवैल्यूएशन के वक्त या पता नहीं कब, लेकिन ये ऐसा पॉइंट था कि यहीं पे लाल बत्ती जल गई। क्यों लाल बत्ती जल गई, सोच के बताओ। नहीं, डेप्रिशिएट हो ही तो कह रहा है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। ठीक है, सुनो, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। वो कहता है जब खरीदा था तो कितने का था, 15 मिलियन का। अब बैलेंस शीट में नजर जाती है तो 30 जून 18 में कितने का पड़ा है, लो, यानी डेप्रिशिएट हो गया होगा, डिस्पोजल हो गया होगा। जो चीज नहीं फेस पे सवाल के पता लग रही वो खुद से अज्यूम नहीं करना। एक चीज फेस पे पता लग रही है, क्या लैंड के लिए कौन सा मेथड यूज करता है, कौन सा मेजरमेंट मॉडल यूज करता है, फेयर वैल्यू। रिवैल्यूएशन के ऊपर रखता है, रिवैल्यूड अमाउंट पे रखता है, मार्केट वैल्यू पे रखता है। तो अगर ओरिजिनली खरीदते हुए 15 का था और 30 जून 18 पे 12 का पड़ा है, तो इसका मतलब पक्की बात है ये रिवैल्यू हुआ था और रिवैल्यू भी लॉस के साथ हुआ। ठीक है, तो ये बात लिख लें, इससे आगे के बाद में आगे जाएंगे। इधर देखें, मेरे पास कोई डेट नहीं है, मुझे नहीं पता कि कब खरीदा था, इधर देखें, लेकिन ये पता लगा कि कॉस्ट कितनी थी, 15,000। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कब रिवैल्यू हुआ, लेकिन उसने 30 जून 2018 पे जो फिगर दी हुई है उसको मैं रिवैल्यूड अमाउंट कह दूं। आप नहीं चाहते तो मैं रिवैल्यूड अमाउंट के साथ WDV भी लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। फेयर वैल्यू पे पड़ा है ना, वही उसकी WDV है। बात समझ आ रही है? तो ये कितना नजर आ रहा है, 12,000। तो कितना लॉस आया होगा, 3,000 का। ये 3,000 का लॉस कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई बात नहीं, अगर आपने पहले सरप्लस का कॉलम बनाया हुआ है तो उसमें कुछ नहीं आना और डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, कोई इतनी साइंस नहीं है। लेकिन क्योंकि हम वेट करते हैं तो पता लग जाता है कि क्या आया, सरप्लस आया, लॉस आया। तो सरप्लस हो तो सरप्लस बनाते हैं, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। पर कोई मसला नहीं, आपको आदत पड़ी, आपने सरप्लस लिख दिया, नो इशू, कोई बात नहीं, ये जगह खाली रह जाएगी इधर। ठीक है, इधर लॉस आ जाएगा। ओके, अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का मुझे नहीं पता फिलहाल तो ये पॉइंट देख के मुझे इतना पता चला था। फिर आगे डाटा पढ़ते जाएंगे तो मैंने कहा जरा ये मुझे जरा अलार्म हो गया था, ये क्या आया हुआ है जी, रिवैल्यूएशन लॉस। कितने बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया था ये? ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 को तो 8 को तो टिक कर लेना, उसमें जो था वो हमने कर लिया। 8 को टिक कर लेना, उसको आप फिर कब यूज करना है, जो करना था कर लिया बस। वैसे 9, इट इज अज्यूम्ड दैट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज स्प्रेड इवनली। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंडेड 30 जून 19। क्या कह रहा है, नंबर 1, ऑन यकम जुलाई 18। भाई 30 जून 18 के बाद अगला साल यकम जुलाई 18 ओपनिंग डेट है ना। साल के पहले दिन क्या हुआ, हमारे साल के पहले दिन यकम जुलाई 18 हमारे साल का पहला दिन। ठीक है, ऑन यकम जुलाई 18 लैंड वॉज रिवैल्यूड टू 20 मिलियन। द वैल्यू वॉज डिटरमिन्ड बाय इंडिपेंडेंट फॉर्म ब्ला ब्ला। एक लाइन खाली छोड़ेंगे और यकम जुलाई 18 पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 20,000। 20,000 है तो फिर 8,000 का क्या आ गया, सरप्लस।
यकम जुलाई 18 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 8,000 का। उसने पहले क्या करना है, 3,000 का लॉस वो खत्म कर देगा और बकाया सरप्लस चला जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन। देखो रीवैल्यूएशन के वक्त ट्रांसफर तो होना कुछ नहीं है, लैंड की रीवैल्यूएशन सबसे आसान है। डेप्रिसिएशन है ना, कोई ट्रांसफर है ना, एक्यूमुलेशन का ट्रांसफर है ना, ही ईयर एंड पे फिर सरप्लस का ट्रांसफर है रिटेन्ड अर्निंग्स में। वो भी पड़ा रहता है, जब ऐसे डिस्पोज होता है तभी जाकर वो भी ट्रांसफर करते हैं हम। ठीक है, तो इसकी एंट्री फिर क्या बनी, सरप्लस आया है, एंट्री का लैंड डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 3,000 और बैलेंसिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 5,000। लैंड डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस 3,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 5,000। ये एंट्री इसलिए की क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ए में उसने कहा था एंट्रीज भी कर देना, किस किस की, डिस्पोजल की और रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन की एंट्री हमने पास कर दी। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट ए होगी। सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, कुछ नोट नहीं करना, जो करना वो खुद ही बताऊंगा आपको। अब लैंड खत्म होगी कहानी या अभी चलनी है, जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ें, सफा पलट लें। अभी लैंड पे डिस्पोजल बी है, पॉइंट 3 है। चलें 2 के साथ लिख लें, प्लांट है ना, वो प्लांट की डेप्रिसिएशन थी ना, आउटपुट, हाँ लिख लें उसके साथ फॉर प्लांट डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट 2 भी उसी पॉइंट के साथ मिला के पढ़ेंगे जब प्लांट की डेप्रिसिएशन की बारी आएगी। ठीक है, पॉइंट 3 पे आ जाए। ओके, प्लांट के बारे में क्या कहता है जी, सॉरी डिस्पोजल के बारे में क्या कहता है। ऑन यकम जनवरी 19, यानी हमारे साल के 6 महीने गुजरने के बाद, यानी कि हमारे साल के बिल्कुल दरमियान में, एएल डिस्पोज 25% ऑफ इट्स एरिया कंप्राइजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट अ प्राइस ऑफ 90 मिलियन। द पोर्शन ऑफ लैंड वॉज सोल्ड एट इट्स फेयर वैल्यू टर्मिंग ऑन यकम जुलाई। अच्छा जी, इन द ईयर, ओके इसको बाद में देखते हैं एंड पे। वैसे ये डिस्पोजल कॉस्ट है, डिस्पोजल कॉस्ट का ट्रीटमेंट सिखाया हुआ है आपको। क्या करते हैं हम, बोले एक मिनट, ये कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं क्या करने आए हुए हैं। भाई आप लोग क्लास में ही हैं, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही कि नींद आ रही है, नींद आ रही है। अच्छा, नहीं वाकई लग भी रहा है। हाँ भाई क्लास में ही हो आप, पीछे वाले भाई क्लास में ही हो, बालों बगैर। डिस्पोजल के वक्त कॉस्ट जो आती है, क्या उसके ट्रीटमेंट के ऊपर हमने बात नहीं की हुई क्लास में? तो फूटे ना मुंह से। क्या ट्रीटमेंट करते थे हम डिस्पोजल कॉस्ट का? जो सेल प्रोसीड यानी कैश डेबिट होना होता था, उसी में से नेट करके लिख लेते थे। और हमने ये प्रूफ भी किया था कि आंसर सेम आता है। ये को 5वां या 6ठा लेक्चर था गालिबन। ठीक है जी, तो ये आप 10 दिन पुरानी बात खुद सोच लें कि आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जिस दिन आपने छोड़ा, 10 दिन 12 दिन गुजर गए ना असल में काम करना छोड़ा हुआ, तो जिस दिन से काम करना छोड़ दिया बस फेलियर की तरफ चल रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बस वो टाइम गुजरता जाए, जैसे जैसे ये रीइंफोर्स होता जाए फेलियर। ये बता रहा हूं, तो होश में आए, रोज का काम रोज करेंगे तो चीजें याद रहेंगी, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही बस भूल भुलैया। ऐसे लगेगा वो, लगता है होमवर्क वाली बात ही हो रही है, लगता है कल वाले होमवर्क वाली बात हो रही है, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो होश के नाखून ले लें अब। ओके, मिलते कहां से? अच्छा जी, 25% लैंड और बिल्डिंग बिक गए, कोई मसला नहीं। इधर देखो 31, बल्कि यकम ही लिख लो, पूरे कुछ अब गलती नहीं करनी, मार्कर गुस्से वाला है। यकम जनवरी 19,
अगर मैं डिस्पोजल की बात करूं तो इधर देखो, मैंने सिर्फ 25% लिख दिया, जगह ज़रा कम थी। 20,000 का 25% कितना? 5,000 डिस्पोज हो गया। बकाया कितना बच गया? अच्छा जी, लेकिन जैसे ही ये 5,000 का लैंड बिका, सरप्लस ने भी शोर मचा दिया। जितना लैंड बिका है, सारा नहीं, जितना लैंड बिका है उससे रिलेटेड सरप्लस भी तो जाना है ना, तो उसका भी 25% लें, 1250। तो ये कितना बच गया? 3750। तो ये लैंड डिस्पोज हुआ। लैंड की कॉस्ट कितनी क्रेडिट हुई, या रीवैल्यूड अमाउंट जो भी कह लें, कितनी जी? 5,000। ये रहा 5,000। मैंने डिस्पोजल की एंट्री भी लिखी हुई है, खाली एंट्री, उसमें 5,000 लैंड की रीवैल्यूड अमाउंट मैंने माइनस कर दी, क्रेडिट कर दी। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो इसकी होती नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री फौरन हो सकती है। डिस्पोजल हुआ है रीवैल्यूड एसेट का, तो डिस्पोजल की एक एंट्री होगी या दो? अगर सरप्लस पड़ा हो तो 2 एंट्रीज होंगी। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया? चले, लैंड तो मुकम्मल हुआ। नो एडिशन नो ट्रांसफर, हालांकि रीवैल्यूएशन है लेकिन लैंड है ना, डेप्रिसिएशन नहीं। रीवैल्यूएशन कितनी हुई है? 8,000। लेकिन डिस्पोज कितना हो गया? 5,000। तो क्लोजिंग में 15,000 है। कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डेप्शन नहीं, डिस्पोजल है पर उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, तो कुछ भी नहीं आया जी। ओके, नेक्स्ट, ये कितना आ गया? 15,000। और ओपनिंग, ये ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग क्यूमुलेटेड, वो है कुछ नहीं, तो 12,000। लैंड कंप्लीट हो गया। हिम्मत नहीं की आप लोगों ने सवाल करने की, पासिंग मार्क्स इसमें बहरहाल हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। अब बारी आती है बिल्डिंग की। वैसे भी डिस्पोजल चल पड़ा था लैंड एंड बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग के डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में कोई एडिशन, कोई रीवैल्यूएशन, चलो सुकून हो गया, बस ये रह गया। ट्रांसफर है नहीं, ये तो कैलकुलेट करना ही है, ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल चाहिए होता है। ऐसे ही है, इधर देखें, ओपनिंग कॉस्ट है 1,25,000। ओके, इसमें से कितना बेच दिया? बोले 25%। जरा निकालो 1,25,000 का 25%, 31,250। जब सोल्यूशन में मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा तो इसमें से जिस तरह से भी लिखा हुआ है, बस आपने इस तरह ही लिखा हुआ है। वैसे तो इसके ऊपर आपने यूं लिख लेना है, 1,25,000 का 25%, ये है, इस तरह से आया। लेकिन अभी बढ़ नहीं जाना था आगे, लाइफ से डिवाइड या रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना। उसकी वजह जरा पढ़े ना, वो कहा था जो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग में साथ पढ़ेंगे, जरा पढ़े जाके उस बिल्डिंग वाले पॉइंट को। क्या कहता है? बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन एकम जुलाई विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11 मिलियन। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेजिडुअल वैल्यू हो तो कॉस्ट में से माइनस करते हैं, तो माइनस करनी थी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, लेकिन मसला ये कि सारी 11,000 माइनस नहीं कर सकते। इस ये रिलेटेड कॉस्ट निकल गई है तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी निकाल लो यहां से। तो 11,000 का भी 25% लो जरा, 2750। ये क्या है जी? यहां से पता लगेगा जब ये लिखेंगे आप। ये 11,000 का, तो ये थोड़ा सा ऐसे मुश्किल था जरा, तो उसने रेजिडुअल वैल्यू भी दे दी और डिस्पोजल भी ना देता। रेजिडुअल वैल्यू डिस्पोजल ना देता, या रेजिडुअल वैल्यू चलो ना देता, रेजिडुअल वैल्यू ना देता तो ये 1,25 माइनस 31,250 हो जाता, बस जिंदगी आसान थी। माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो करते ही नहीं होते। ठीक है, डिवाइडेड बाय, बोले यूजफुल लाइफ। अभी नहीं बेटा, सवाल सोल्यूशन जो देख रहे हैं वो
ना देखें, फ़ायदा नहीं होगा। वरना क्लास से चले जाएं, रेस्ट करें, ऊपर कैफ़े में चले जाएं, घूमें फिरें, फ़ायदा नहीं है। सोल्यूशन आप लोगों के लिए लाया हूँ, आपको ही बैठ के बनाया है, कॉपी भी सबको दे दी हैं, आपके हाथों में है, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत आसान था, मैं आज इसको कंक्लूड कर सकता था, मैं कहता ये सोल्यूशन है बेटा, ये जाके देख लेना, बस ये हो गया। अब अगर मैं आपके साथ पूरा एक लेक्चर यहाँ पे ज़ाया कर रहा हूँ आपकी नज़रों में अगर, तो आप ज़ाया तो सही तरह से करने देना मुझे, ठीक है? आपके दिनों में तो ज़ाया ही हो रहा है ना। सोल्यूशन आ गया जी, बस ठीक है, घर जाके देख लेंगे। तो घर तो आपको सवाल भी दे के भेजा ही था। ओके, लाइफ अभी बता नहीं है, कोई नहीं, निकल आएगी तो मसला कोई नहीं, निकाल लेंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एडिशन कोई है तो यहाँ पे तो कुछ आना ही नहीं है। हाँ, डिस्पोजल है, ये देखो कितना है डिस्पोजल, 31,200 माइनस ये 27, भाई ये तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ये तो जब भी एडेप्शन करनी है यही फॉर्मूला है ना। ओके, लेकिन इसके साथ, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे डिवाइडेड बाय लाइफ तो हम करेंगे, लेकिन इसको फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। वो फ्रैक्शन कितना है, 6/12 क्यों? यकम जनवरी 19 पे ये एसिड बिक रहा है, तो 31 दिसंबर 18 तक ये 6 महीने चला था, ठीक है। इसका मतलब मसला सिर्फ यहीं पे ही रह गया बस। यूजफुल लाइफ निकल आए तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अब यूजफुल लाइफ कैसे निकालें? ये वही फॉर्मूला जो उस दिन हंस रहे थे आप, जब 50 30 आया था और 150 आया था, और मिलती जुलती बातें हैं सारी, ठीक है। हमने कहा 5 है 5 है 5 है, मैंने आगे वो वर्किंग थोड़ी सी लिख दी, तो हंस रहे थे कुछ बच्चे, बुलबुल वाले तो और ज्यादा हंस रहे थे ये क्या हो ये क्या। अब आज मैं जाऊंगा ना तो मैं उनको देख के हंसूंगा, हाँ ये क्या, ओहो कैमरे वाले भाई भी बैठे, सारी बातें पता लग गई सबको। ओके, यूजफुल लाइफ निकालने की कोशिश करते हैं। उसने पॉइंट वो जो दिया था, जो मैंने कहा था डेप्शन के साथ पढ़ेंगे, उसमें उसने क्या कहा था, बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 30 जून 15 तक, 30 जून 16 तक, 30 जून 17 तक, 30 जून 18 तक। ये 4 साल की डेप्रीसिएशन है। कितनी देख के बताओ, 38,000। बात समझ आ रही है? अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने निकालनी हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इनटू लाइफ पास्ड, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल है 38,000, अवेलेबल है हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 1,25,000, अवेलेबल है हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 11,000। ये नहीं अवेलेबल यूजफुल लाइफ, लेकिन लाइफ पास्ट अभी निकालनी हमने, हो रही है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर उठा के ले जाओ, इसको डिवाइड कर दो, इंटू 4 कर दो, आंसर बता दो 12। तो यूजफुल लाइफ कितनी है बिल्डिंग की, देख लें जरा, इसको समझ आ रही है इसकी, देख लें जरा, देख लें। ये वर्किंग हुई हुई है, सिर्फ इसको समझें, ये वर्किंग सोल्यूशन में हुई हुई है, सिर्फ इसको समझें। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट 1 के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें यूज करके हमने बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ निकाली है। क्लास इतनी जल्दी क्यों गुजर गई जी? सही है, 12 ईयर समझ आए? इधर देखें, फिर यहां पे डिवाइडेड बाय 12 करें, आंसर बताएं 7125। एडिशन कोई है नहीं, यहां पर भी 12 कर दें, और जी कितना 11, यहां पे आप रेफर कर सकते हैं वर्किंग 2.1। टोटल एक्शन एक्सपेंस बता दें, हैं 8313 इधर लाके लिख दोगे, 8313, और यहां पे आपने लिखा वर्किंग कौन सी, 2। 1 वाले होश करो, जाग जाओ,
जी। अब रह गया सिर्फ डिस्पोजल। डिस्पोजल की कॉस्ट तो मसला ही कोई नहीं है, निकली हुई है, देखें 31,250, यही है ना कॉस्ट। एसेट अकाउंट में से तो इससे निकल जाना, ये देखें यहां पे मैं लिख भी नहीं रहा ब्रैकेट में, वो अब एक बार लिख दी है जी, पिछली बार यहां लिखा था 31,250। ये क्या है, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकल गई, यही निकलेगी ना, एक 25 का 25%। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जरूरत है, और अब मसला ही कोई नहीं। देखो 31,250 कॉस्ट है डिस्पोजल की, ये है फॉर्मूला ऊपर ही लगा हुआ सामने, माइनस 2750 डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाय लाइफ बताओ कितनी थी 12, कितनी पास हो गई 4.5, 4 नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डिस्पोजल। ये एक्यूमुलेशन हमने निकाली है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 30 जून 18 थी ना, पर्चे में लिखी हुई है ये डेट इस तरह से, ठीक है। तो इससे लाइफ 30 जून 18 तक की निकली थी, लेकिन ये ऐसे 30 जून 18 को नहीं बिका, ये 1 जनवरी 19 को बिका है, तो मजीद 6 महीने डेप्रीशिएट हुआ। आंसर बताएं 10688, ले जी 10688 वर्किंग 2.2, सही हो गया। नोट तो पूरा होता नजर आ रहा है, ये 31,250 कॉस्ट में से माइनस हो गया, ये 10,688 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से माइनस हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 93750, और ये 35625, 35625, WDV 58125। ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग क्यूमुलेटिव का डिफरेंस ही बता दो, 87,000। डिस्पोजल की एंट्री भी पूरी कर लेते हैं। बचा क्या, 90,000 का बिका था, लेकिन 90,000 में से हम डिस्पोजल कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं। जरा पढ़ो डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है, 0.1 मिलियन, हम थाउजेंड्स में चल रहे हैं तो 0.1 इंटू 1000 कर लो ना, जवाब थाउजेंड्स में आ जाएगा, 100 रुपया, ठीक है। इधर देखो टोटल कैश कितना आया 90,000 माइनस कितना जी 100, मिलियंस में चल रहे हो तो 90 माइनस 0.1 कर देना था, ठीक है जी। कितना आ गया 89900, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है, नजर आ रहा है 64338 इज द बैलेंसिंग फिगर। तो रिक्वायरमेंट ए पूरी हो गई है, रिक्वायरमेंट ए बस इतनी सी ही थी, इसके अलावा कोई उसने एंट्रीज नहीं मांगी, ऐसे ही है। अच्छा अब यहां पे ये भी लिख सकते हैं 12 ईयर्स, और इसके साथ वर्किंग, ये आपके जो हैंडआउट है इसमें ये मैंने रेफर नहीं किया हुआ, ये यूं कर सकते हैं, बल्कि नहीं ठीक है, वर्किंग कौन सी 2.1, ये बस रेफर कर लीजिएगा उसके ऊपर जाकर। ओके जी, रेफर हो गया। 12 ईयर्स नहीं लिखा हुआ ना रेफरेंस साथ, लिख लें वर्किंग 2 पॉइंट, वहां पे देख भी लें वर्किंग, अगले सफे पे वर्किंग 2.3 की लिखें आप, उधर 2.3 है, बस थोड़ा सा रेफरेंस ये आगे पीछे हो सकता है, 2.3 कर लें वहां पे वर्किंग, जो 12 ईयर्स निकले वो 2.3 में निकले और यहाँ पे 2.1 में निकले। बहरहाल इट्स ओके, पता नहीं कैसे 2.3 है वो, चलें रेफरेंसिंग थोड़ी बहुत माफ करते रहना है। अच्छा अब इसके साथ ही कुछ नोट्स बन जाने हैं, वो मैं बनवाऊंगा नहीं आपसे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ बना भी नहीं रहा, तो आपको पता ही है, आप सिर्फ पढ़ लेंगे उसको। क्या लिखेंगे जी, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जुलाई 2018 बाय मैसर्स फलां टिमकां एन इंडिपेंडेंट फर्म, लिखा हुआ है जी 7.2 में लिखा हुआ है। 7.3 हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यू कौन सा एसेट हुआ है, लैंड वुड हैव शोन फॉलोइंग WDV जी, देखें जरा जाके 15,000 की कॉस्ट होनी थी,
लेकिन उसमें से 30 जून 19 तक आते आते 25% बिकना तो था ना, तो 15,000 का 25% माइनस करें तो कितना बचना था? देखो वर्किंग हुई पड़ी है, कितना? 11250। ठीक है बेटा, 30 जून 19 पे हमने बताना है कि एसिड कितना होना था, तो 30 जून 19 से पहले तो 25% बिक जाना है ना, तो 15,000 की कॉस्ट में से 25% 15,000 का माइनस करके हमने 30 जून 19 पे शो करना था। डेप्रीसिएशन इसकी होती कोई नहीं है, WDV यही नजर आनी थी। ठीक है, डिटेल ऑफ डिस्पोजल का नोट है, कोई मसला है इसमें? कॉस्ट 5,000, 31,250, WDV 5,000, 20,563। सेल प्रोसीड्स को मैंने अपोर्शन कर लिया, आप इकट्ठा भी लिख सकते थे इसको टाइम बचाने के लिए, लेकिन सेल प्रोसीड प्रोपोर्शन हुई पड़ी है। जरा चेक करो, कैलकुलेटर उठाओ, ये कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट का टोटल लिखो, 36,250 बन रहा है नीचे। कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे टोटल अगर डालो आप, 36,250 बन रहा है ना। अब आपकी सेल प्रोसीड कितनी आई है? 89900। 89900 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 36250 करके देखो, ऊपर लिखा हुआ है, रिपीट क्यों करूं? भाई मैंने कहा कॉस्ट और रीवैल्यू अमाउंट का जो प्रोपोर्शन था, मैंने सेल प्रोसीड भी उसी प्रोपोर्शन में बांट दी है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। सेल प्रोसीड्स वाले आप यूं करें, कॉस्ट रीवैल्यूड अमाउंट वाले कॉलम के नीचे टोटल का, इधर टोटल करें 36 लिखें, 36,250 पहले कॉलम के नीचे 36,250 लिखें, कुछ भी खुद नहीं सोचते। उसके बाद सेल प्रोसीड्स के कॉलम के नीचे टोटल लिखें 89900 लिखें, 89990 ही है, लिखें 899। अब इस 89900 को मैंने बांटना है, तो किस बेस पे बांट रहा हूं? उसी की बेस पे बांट रहा हूं, कॉस्ट रीवैल्यूड अमाउंट की बेस पे। क्या? 5,000 डिवाइडेड बाय 36250, ये प्रोपोर्शन आ गया, इंटू 89900। बेटा ये समझने वाली बात नहीं है असल में, सही है जी। 12400, दूसरे को भी चेक करें जल्दी से, 31,250 डिवाइडेड बाय 36,250 करें और 89900 से मल्टीप्लाई करें। तारिक मैंने आपको एक छोटा सा काम कहा, सही है, मैंने एक छोटा सा काम कहा था, वो कर लेना चाहिए था। मैंने कहा कॉस्ट रीवैल्यूड अमाउंट का कॉलम आ रहा है जिसमें 5,000 और 31,250 नजर आ रहा है आपको लैंड और बिल्डिंग का, इसके नीचे टोटल कर दें। आपने नहीं किया, अब टोटल कर लिया। अब सेल प्रोसीड का कॉलम नजर आ रहा है, इसके नीचे भी टोटल करें और लिख लें मेरी तरफ से 89,900। अब मैंने इस 89,900 को बांटना था दोनों पे, तो कॉस्ट की बेसिस पे बांट दिया। 89,900 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, उधर देखो ना, 89,900 टोटल सेल प्रोसीड्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट वाले कॉलम में आओ, 5,000 डिवाइडेड बाय 36,250। क्या आंसर आ रहा है? करके देखोगे तो पता लगेगा ना, ऐसे कैसे समझ आएगा? दूसरे पॉइंट पे हमने टाइम लगा लिया वैसे जी। हुआ भाई साहब? चेक 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 कर जल्दी कर। भाई साथ वाले आपको समझ आई है तो जन्नत में नहीं जा सकोगे हम, शायद इतने मसले में हुआ था। एसेट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट आती थी, WDV सेल प्रोसीड्स, गेन या लॉस। एक एसेट है हमारे पास लैंड जो बिका और दूसरा बिल्डिंग, वर्किंग करके भी फिर करवानी पड़ी। लैंड जो बिका उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, बिल्डिंग की मैंने ये अर्ज की, इनका टोटल यहां पे लिख लें।
89,900 लिख लिया कैलकुलेटर पे सबने। इधर देखें आप सब ऊपर, इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 36,250 1 2 फिर लिखें 89,900। बैलेंसिंग नहीं निकालना, आप सीखें अब, ये सीखें आप 5वीं क्लास। 89,900 लिखें कैलकुलेटर पे, इंटू 31,250 डिवाइडेड बाय 36,250। आंसर बताएं, 777। बड़ी मेहरबानी। लैंड की WDV 5,000 है, बिल्डिंग की WDV, इनको नेट कर लेना, एक्यूमुलेशन और कॉस्ट को, और गेन लॉस निकल आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का नोट है, बनता है, बड़ा आसान है, रिक्वायर्ड है, देख लेंगे कल इसको। 7.5 को बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे नहीं देखना, अभी वापस आ जाए सवाल पे। ओके, बिल्डिंग की कहानी खत्म, लैंड की कहानी खत्म, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। 1 मिनट का काम है प्लांट मशीनरी, सबसे आसान शायद प्लांट मशीनरी ही था, क्योंकि कोई एडिशन डिस्पोजल हमने नहीं देखा प्लांट मशीनरी में। ऐसे ही इक्विपमेंट में है एडिशन, डिस्पोजल नहीं है। बिल्डिंग और लैंड में डिस्पोजल है, एडिशन नहीं है। प्लांट में कुछ भी नहीं है। जितना प्लांट पड़ा है, ना कोई उसमें एडिशन हुआ, ना कोई रिवैल्यूएशन हुई, ना ही डिस्पोजल, ना ही कोई ट्रांसफर, ना ही कोई डिस्पोजल। तो फिर रह क्या गया? सिर्फ मेथड कौन सा है? आउटपुट मेथड। अब हमारे पास टोटल लाइफ तो गिवन थी नहीं कि हम फॉर्मूला ऐसे लगाते, कॉस्ट ओवर टोटल आउटपुट करते, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट आ जाता। लेकिन हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल था, जिन बच्चों ने सवाल किया फायदा उनको ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल डाटा अवेलेबल था। ज़रा आए, कौन से पॉइंट में तुम सोल्यूशन देखी जाओ। कौन से पॉइंट को मैंने कहा था? प्लांट एंड मशीनरी 6, उसमें 6 में उसने कहा था अप टू 30 जून 18 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। यहां पे रुको और अब ऊपर जाके देखो, पहले पॉइंट में अप टू 30 जून 18 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितनी है? 300,000। बात समझ आई? 30 जून 18 तक, जब से प्लांट आया 30 जून 18 तक, वो क्या कह रहा है? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 12,000। और 30 जून 18 तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ये फॉर्मूला यूज हो सकता था, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता था। इधर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट निकल आया हमारे पास। तो फिर जब पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया, तो उस महीने, उस साल की आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करके उस साल की डेप्रिसिएशन निकल सकती है ना। 3 लाख क्या था जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू 30 जून 18 डिवाइडेड बाय, ये रुपीस था, डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स ये प्रोड्यूस हुए अप टू 30 जून 18। तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन पर यूनिट? ₹25 पर यूनिट। ये बात समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। वर्किंग हुई है, करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारे साल का एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा? अब इसके लिए आए पॉइंट नंबर 2 में, अगले वाले पॉइंट 2 में क्या कहता है? दिस ईयर 5,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। पर यूनिट आ गई है डेप्रिसिएशन। अब आउटपुट है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। इधर देखें जी, 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और ₹25 पर यूनिट हो, तो टोटल 1,25,000 डेप्रिसिएशन। कितना जी? 1,25,000। और ये हो गया 4,25,000। बाकी आप कर लेंगे, बुक वैल्यू निकाल लेंगे। चलें लिख 75,000 और 2,00,000। टोटल लाइफ
टोटल लाइफ अवेलेबल नहीं, तो छोटी सी वर्किंग इसकी भी कर लेते हैं। अगेन वही वाली वर्किंग है, मिलती जुलती, बस फर्क क्या होगा, यहां यूजफुल लाइफ हुआ करती थी, यहां पे यूनिट्स हैं। तो वो छोटी सी एग्जांपल हो जिस पे आप हंसे थे, पूरे एक सवाल में ही वही इस्तेमाल हो गया, बार बार मिलता जुलता उससे थोड़ा बहुत, ठीक है जी। तो हंसा ना करें आसान बातों पे उस्ताद की, ये है कि पढ़ाई चल रहा है जी। कॉस्ट बताएं, 500,000, रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नील, टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास कोई नहीं है, वही तो निकालने लगे हैं, टोटल लाइफ इन यूनिट्स निकालनी है ना, और बोलो टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है हमारे पास। चले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है 300,000, आउटपुट अप टू 30 जून 18 भी तो है 12,000। यही फॉर्मूला होता है ना, एक साल की डेप्रिसिएशन इनटू लाइफ पास, ऐसे ही एक यूनिट की डेप्रिसिएशन इनटू आज तक के यूनिट्स, तो ठीक है। तो कितनी आ गई, टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ आ गई हमारे पास 20,000 है, तो इसको 20 मिलियन लिख लें, यूनिट्स है ना, क्योंकि असल में वो ऊपर रुपीज इन मिलियन थे, तो यहाँ पे वो रुपीज तो नहीं बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 20 मिलियन लिख लूँ तो कोई इतराज तो नहीं है, बोलो इतराज है तो 20,000 लिख लो, बहरहाल मैं तो 23 पॉइंट, ये भी रेफर नहीं होगा, वर्किंग को देख लें अपने सवाल के अंदर कौन से नंबर पे है, 3 में ही होगी, 3.2 में, 3 में है ना, 2.3 है, 2.3 है तो 2.3 लिख लें उस पर, 2.3 नहीं है, कौन सी है, 3 है, 3 पॉइंट सिर्फ 3 है, ओके, तो वर्किंग 3 आप उधर रेफर वर्किंग 3 करें, यहाँ पे तो 3.1 मैंने की है ना, तो आप अपने पेज पे 3 कर लें वर्किंग, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सिर्फ इक्विपमेंट रह गया, इधर देखें, एडिशन है इक्विपमेंट में, सिर्फ इक्विपमेंट में ही एडिशन, रीवैल्यूएशन है इक्विपमेंट में, डिस्पोजल है, यानी हमें सिर्फ क्या चाहिए, सबकी तवज्जो इधर चाहिए मुझे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर का फॉर्मेट तो यही होगा, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन ऑन ओपनिंग निकलेगा 1,00,000 माइनस 36,000 ओपनिंग WDV, डिस्पोजल है कोई नहीं, इनटू रेट, एडिशन 60,000 इनटू रेट इनटू वो डेट दी हुई होगी, उस दिन से मंथ्स निकाल लेंगे। मसला सिर्फ और सिर्फ है रेट का, रेट अवेलेबल नहीं है, तो वर्किंग 4 जो आपको नजर आएगी उसके अंदर डेप्रीसिएशन ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल पे गिवन है, 4.1 में रेट कैसे कैलकुलेट हुआ उसकी जगह खाली, ठीक है, तो वो आपने नोट करना होगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। फ्यूचर वैल्यू होती है एक चीज और एक चीज होती है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, देखें आज तक जो हम वैसे तो दोनों काम आपने QM में किए हुए हैं, ठीक है, अगेन रिवीजन ही समझ लें, बस जैसे भी बस करवा देता हूँ, लायबल नहीं हूं पर करवा देता हूँ, ठीक है।
हम ये कहा करते हैं जी आज का 90 रुपया मिसाल के तौर पे कल का 100 होता है। इसका मतलब आज ये प्रेजेंट वैल्यू है, 100 क्या है, ये केस है जैसे कोई बैंक में पैसे रखवाए तो वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगे मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये नॉर्मल केस है। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर पे जाना होता था तो हम किया करते थे 90 इंटू 1 प्लस आई, हाँ या आर रेज टू पावर प्लस एन, करके देख लो। 10% अगर कहें तो पहुंच जाएंगे, करके देख लें। ये यूज नहीं करना इसलिए फिलहाल मैं समझा रहा हूं, फिर मैं जो चाहिए उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। 1 प्लस आई रेज टू पावर प्लस एन किया, और अगर मैं वापस मुड़ना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, बोले 100 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। यानी कि अगर फ्यूचर वैल्यू ज्यादा हो, फ्यूचर वैल्यू कल को जो वैल्यू आनी है वो ज्यादा हो प्रेजेंट वैल्यू से, तो फॉर्मूला लगा करता था 1 प्लस आई, ठीक है, या आर जो भी कह लें। अब ये फॉर्मूला हमारे पास यूज नहीं होना है। पढ़े दोनों हुए थे, लेकिन ये ज्यादा यूज होता था क्यूएम के अंदर, ये जरा ज्यादा याद रह जाता था। ये बाद में FR1 में भी मैं यही यूज करवा रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। ये नॉर्मली यूज होता था, याद भी रह गया। लेकिन हमारे एसेट के मामले में ये केस नहीं होता कि आज 90 रुपए का एसेट है, साल गुजरने के बाद वो डेप्रिशिएट होकर 100 का हो जाएगा, हैं? ऐसे होता है? हाँ, आज 100 का एसेट है तो वो डेप्रिशिएट होके 90 में पहुंच जाता है। इसका मतलब कहानी उलट है। हमारी प्रेजेंट वैल्यू आज ज्यादा है, फ्यूचर में ये कम होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फॉर्मूला में माइनस आएगा, ठीक है। तो मैं अब वो वाला नहीं लिख रहा जिससे फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आनी होती है, मैं अपने रेलेवेंट फॉर्मूला को लिख रहा हूं। क्या मतलब, फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है 1 माइनस आई रेज टू पावर प्लस एन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। मैं प्रेजेंट वैल्यू को उठा के ले जा रहा हूं ना फ्यूचर में, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? ये कहानी शानी छोड़ो, बस सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस, वैसे तो कैलकुलेटर से भी ये निकला है, लेकिन चले थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं। अब इधर देखें, फ्यूचर वैल्यू को मैं एफ वी कह लूं, फेयर वैल्यू तो नहीं समझोगे ना उसको। हाँ, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, इसलिए पहले पूरा लिख लिया जी। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आई रेज टू पावर प्लस एन। अब भाई अलजबरा है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग कोई नहीं है भाई, जाग जाओ, अकाउंटिंग नहीं है, खत्म है अकाउंटिंग यहाँ पे, वो अकाउंटिंग में पढ़ा दी हुई है। ओके, ये प्लस एन है, उधर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर एन हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। ओके जी, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 ओवर एन रूट होता है। जैसे ये 1/2 हो तो वो अंडर रूट आ जाता है, 1/3 हो तो वो 3 का रूट, 1/4 हो तो 4 का, एंड सो ऑन। तो ये nth रूट है, इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब इस आई को उधर ले जाओ, प्लस करना है, और उसको इधर उठा के ले आओ, आई इज इक्वल टू 1 माइनस फेयर वैल्यू ओवर प्रेजेंट, फेयर वैल्यू नहीं सॉरी, फ्यूचर वैल्यू। मुझे भी ना बहकाएं आप लोग, ये ना करें, ऐसे ना करें। 1 माइनस, इधर देखें, प्लस एन माइनस ना कर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इधर देखें, ये तो रेट निकालना है ना। सिचुएशन पता है क्या हुई हुई है, यकम, जरा पढ़े पॉइंट, कब खरीदा था इक्विपमेंट। इधर देखें, यकम जुलाई 16 के बाद, इधर देखें 30 जून 17 आया होगा, फिर 30 जून 18 आया।
कितने का खरीदा था? 100 का। कॉस्ट कितने का खरीदा था? ओ ओपनिंग की बात कर रहा हूं, ओपनिंग की बात कर रहा हूं। 100 की कॉस्ट आ रही है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36। तो 30 जून 18 पर ये कितने का हुआ पड़ा है? 64। अब ये 100 से 64 पे जो पहुंचा है, किस रेट से पहुंचा है ये नहीं पता, ठीक है ना। तो रेट हमें नहीं पता था, ये पता है कि 2 साल गुजर गए हैं, ये पता है कि फ्यूचर वैल्यू है 64,000, ये पता है कि ये एसेट आज यानी यकम पे कितना था? 1 लाख। तो आंसर निकल आएगा, निकालें। 20% कितने बच्चों को कैलकुलेटर से निकालना आता है? हाथ खड़ा करें। मुबारक लोग हैं ये सब। 20%। सिर्फ ये वर्किंग आपने नोट करनी है, सिर्फ ये वर्किंग, ठीक है। ये वर्किंग 4.1 आखिर में जगह खाली थी जहां पे तुमने पता नहीं क्या कर लिया है। मैंने कहा भी था 4.1 की नीचे मैंने हेडिंग दी हुई है। ओके, अब जो सब नोट्स रह गए हैं वो हैं 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9। कल 5-7 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। बाकी सब मुश्किल वर्किंग्स हो गई हैं, सिर्फ ये वर्किंग नोट कर लीजिए। दोबारा इस सवाल को ट्राई कीजिएगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही।